हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो दिसंबर 2013 के पेपर थर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो नेट के एग्जाम में पूछे गए थे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ एग्जाम जून 2022 के लिए, और इसी सीरीज़ में हमने बहुत सारे लेक्चर्स को जो अपलोड किए हुए, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जो है उन सभी वीडियोस को देखिए। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे इस वीडियो के भी, और मेरे चैनल पर सारे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं सारे आपको मिल जाएंगे। तो एक सीरीज़ हमने अलग से स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लिया है जिसमें हमने जून दिसंबर 2012, उसके बाद जून 2013 और नाउ दिसंबर 2013 के क्वेश्चंस को हम प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक देखिए, ठीक है, उनको भी देखिए क्योंकि वो सारे आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा था जो इंपॉर्टेंट जो पूछा गया था। क्वेश्चन आया था कि भारत की विदेश नीति को निम्न में से कौन सा राज्य सबसे कम प्रभावित करता है, ठीक है। 4 यहाँ पे राज्यों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, और हमने उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य पर जो कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी का कम इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, ठीक है। कोई भी हमारी ऐसी पॉलिसी, कोई भी हमारी ऐसी नीति या किसी एक देश की दूसरे देश के साथ संबंधों को सुधारने के लिए जो नीति अपनाई जाती है, जो डिप्लोमेसी कूटनीति अपनाई जाती है, उसी कूटनीति को क्या कहा जाता है, विदेश नीति कहा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा जो एक फॉरेन पॉलिसी है या जो हमारा जो विदेशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, तो वो नीतियाँ जब बनाई जाती है तो उससे कौन सा राज्य जो इन चारों में से सबसे कम प्रभावित होता है, ठीक है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर है ऑप्शन में, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु है। तो आंसर तो इसका सी है, ठीक है। मध्य प्रदेश मीन्स जो मध्य प्रदेश है ये जो है सबसे कम प्रभावित है विदेश नीति से, ठीक है। क्यों है? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का एक बहुत ही पुराना एक विवाद चला हुआ, ठीक है, जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम कोई फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान के साथ बनाएंगे तो जम्मू कश्मीर उससे काफ़ी प्रभावित रहता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो ये सारे कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज़ के साथ लगते हैं। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु श्रीलंका के साथ और वेस्ट बंगाल आपका बांग्लादेश के साथ, इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं लिंक रखते हैं। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी इन देशों के साथ बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये वाले क्षेत्र जो ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश किसी भी देश के साथ किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ ज़्यादा टच नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए जो है मध्य प्रदेश कम इम्पैक्ट करता है, मतलब इसकी जो फॉरेन पॉलिसी जो हमारी क्रिएट की जाती है उससे जो इसका कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उपरोक्त राज्यों में से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच का एक मुद्दा है, ठीक है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2002 में इराक को जाने वाले संयुक्त राष्ट्र मॉनिटरिंग सत्यापन और निरीक्षण आयोग, ठीक है, UNMOVIC मीन्स यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कमीशन, इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन लगातार दूसरे साल रिपीट हुआ। 2012 में भी उन्हें क्वेश्चन देखा है जिसमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया था कि हैंस ब्लिंक्स की अध्यक्षता में जो ये टीम भेजी गई थी, ठीक है, इसका मुख्य काम क्या था, ठीक है। कहाँ भेजी गई थी? ये इराक भेजी गई थी 2002 में। यहाँ पे ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है? यहाँ पे इस क्वेश्चन का अध्यक्ष पूछा गया है, मतलब इस क्वेश्चन में जो ये टीम भेजी गई है उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, ठीक है। जबकि 2012 में कैसे पूछा गया था कि इसकी अध्यक्षता में ये कमीशन गया था, इसका काम क्या था, राइट। तो देखिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नज़रिए से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2002 में इराक को जाने वाले संयुक्त राष्ट्र मॉनिटरिंग सत्यापन और निरीक्षण आयोग, यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कमीशन, इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। क्या था? हैंस ब्लिंक्स, ठीक है। हैंस ब्लिंक्स जो इसके अध्यक्ष थे, जो इराक गए थे हथियारों या जो आपके वहाँ पे जो हथियार जो बनाए जाते थे इराक के द्वारा, ठीक है, उनकी इंस्पेक्शन करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए गए थे, ये देखने के लिए कि कहीं इराक के द्वारा नरसंहार वाले हथियार तो नहीं बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ही वॉज द हेड ऑफ द
IAEA मीन्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इसके वो हेड भी रह चुके हैं। तो इसके जो अध्यक्ष थे इस कमीशन के वो हैंस ब्लिंक्स थे, ठीक है। जबकि बाद में जब उन्होंने इंस्पेक्शन की, सत्यापन किया, तो इस तरह के कोई भी उनको वहाँ पे हथियार देखने को नहीं मिले थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सैनिक कूटनीति का नाम बताइए जिसने ये बताया कि तमाम युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं और सूक्ष्मता तथा गुप्तता की दिव्य कला के रूप में उसकी प्रशंसा की है, ठीक है। मतलब युद्ध की उन्होंने सूक्ष्मता और गुप्तता की दिव्य कला के रूप में उन्होंने प्रशंसा की है और ये बताया है कि तमाम युद्ध जो है वो धोखे पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो ये बुक लिखी है सुन त्सू, या इनको सुन ची भी कहा जाता है। ये चीन का एक सैन्य विधि रचनाकार है, ठीक है। और 2500 साल पहले इन्होंने सैन्य विधि पर विश्व की सबसे पुरानी सैन्य किताब लिखी है, जो ऑन वॉर, जो कि क्लॉसोविट्स की बुक है 2300 साल पहले, उससे भी पुरानी बुक है ये, जो 2500 साल पहले लिखी गई, ठीक है। विधि पर विश्व की सबसे पुरानी सैन्य किताब इन्होंने लिखी है, सुन त्सू या सुन चीन है, ठीक है। तो चीन के हैं ये, ठीक है। चीन के एक सैन्य विधि रचनाकार है जो ये कहते हैं कि तमाम युद्ध जो है वो धोखे पर आधारित होते हैं और कहीं ना कहीं युद्धों की उन्होंने सूक्ष्मता तथा गुप्तता की दिव्य कला के रूप में उन्होंने प्रशंसा की है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय पहल के भाग के रूप में भारत ने 2004 में टोक्यो समझौते की पहल की। इसके फलस्वरूप जिस संगठन का उद्भव हुआ था उसका नाम बताइए, ठीक है। एक रीजनल इनिशिएटिव लिया गया था भारत के द्वारा 2004 में जब टोक्यो समझौता किया गया था, ठीक है। उस टोक्यो समझौते के परिणाम स्वरूप एक संगठन का उद्भव हुआ था, उस संगठन का नाम बताना है हमने, ठीक है। तो देखिए 2004 में जो ये समझौता हुआ था उसमें रीकैप मीन्स रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया, ठीक है। इस संगठन का निर्माण किया गया था 2004 में जो टोक्यो में जो एक समझौता हुआ था, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। सरकारी ये एक एग्रीमेंट था, ठीक है। फर्स्ट रीजनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट टू प्रमोट एंड इन्हांस कॉपरेशन अगेंस्ट पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरीज, ठीक है। पायरेसी और आर्म्ड रॉबरीज के अगेंस्ट जो है एक कॉपरेशन को जो है एनहांस करना था, ठीक है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये एक एग्रीमेंट था, पहला ऐसा एग्रीमेंट था, ठीक है, विच वाज द रीजनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। तो दिस वाज मेन। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वाज यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन, संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग कब स्थापित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग मीन्स नाम से ही में पता चल रहा है कि शांति का निर्माण करने के लिए एक आयोग स्थापित किया गया था। वो कब किया गया था? देखिए दिसंबर 2005 में। ये एक अंतर सरकारी सलाहकारी निकाय है, ठीक है। अंतर सरकारी सलाहकारी निकाय है जिसकी स्थापना जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा 2005 में की गई थी, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य काम था जिन देशों में विवाद हो जाए, संघर्ष या अशांति के हालात पैदा हो जाए, उन देशों में शांति की स्थापना करना, ठीक है। इसमें 7 सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल के, राइट, जैसे कि हमें पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्य थे जिसमें 5 परमानेंट और 10 जो है टेम्परेरी हैं, ठीक है। तो 7 सदस्य जो सिक्योरिटी काउंसिल के, 7 सदस्य देश जो है वो महासभा द्वारा चयनित किए जाएंगे, ठीक है। जो आपकी असेंबली है, ठीक है, जनरल असेंबली है, ठीक है, उसके द्वारा जो है चयनित किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5 शीर्ष देश जो है यूनाइटेड नेशन को शांति स्थापना के लिए सबसे अधिक सैनिक व पुलिस बल उपलब्ध करवाते हो। मीन्स 5 वो देश लिए जाएंगे जो यूनाइटेड नेशन को शांति की स्थापना के लिए सबसे अधिक सैनिक व पुलिस का बल उपलब्ध करवाते हैं और भारत भी उन देशों में शामिल है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन को जो है क्या करते हैं, सबसे अधिक सैनिक व पुलिस बल उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। 7 देश जो है सदस्य वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद के द्वारा नामित व 5 जो है वो यूनाइटेड नेशन को सबसे अधिक अनुदान देने वाले देश, ठीक है। ये सारे मेंबर्स जो है इस निकाय में, इस सलाहकारी निकाय में शामिल होते हैं, जिसका मुख्य काम क्या है? उन देशों में शांति की स्थापना करना जहां पर किन्हीं विशेष कारणों से विवाद हो गया है, ठीक है, या संघर्ष या अशांति के हालात जो है पैदा हो गए हो, ठीक है। तो इसका काम ये है और इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो है 2005 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बुश के द्वारा 2002 में अपने स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच, कौन सी स्पीच दी थी उन्होंने? स्टेट्स ऑफ यूनियन स्पीच 2002 में दी थी राष्ट्रपति बुश ने, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने जो है एक्सिस ऑफ एविल एक टर्म यूज़ की थी कुछ राज्यों
के लिए, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ एविल के रूप में किन राज्यों की पहचान की गई है इसमें, इस स्पीच के अंतर्गत इन्होंने जो है कुछ शत्रु राष्ट्रों की धुरी कहा था कुछ देशों को, ठीक है। तो उसमें ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया, ये क्वेश्चन भी लगातार दूसरे साल रिपीट हुआ, 2013 में भी, 2012 में भी क्वेश्चन जो पूछा गया था, और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया, हमें पता है कि इन 3 देशों को जो है इन्होंने क्या कहा है, एक्सिस ऑफ एविल कहा है, ठीक है। राष्ट्रपति बुश ने 2002 में अपने किस भाषण में, स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच में कहा, ठीक है। 29 जनवरी 2002 में इन्होंने भाषण दिया था, जिसमें इन्होंने इराक, ईरान और उत्तरी कोरिया को जो इसमें शामिल किया है। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है कि एक्सिस ऑफ एविल में इनमें से कौन सा देश है या कौन सा नहीं है। तो आपको ये तीनों देश जो है याद रखने, ईरान, इराक एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन देशों को जो है शत्रु देशों की धुरी कहा है, ठीक है, राष्ट्रपति बुश ने, कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रहने के कारण। एक तो ये लोग जो है, ये जो देश है, ठीक है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। आप उत्तरी कोरिया के हालात देख लीजिए, ठीक है, नो डेमोक्रेसी, ठीक है। ऊपर से ईरान और इराक को भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, कि ये तीनों देश ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो फीचर्स हैं उनको नहीं मानते, या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से ये दूर रहते हैं। पहली बात तो ये है, और दूसरा कि तमाम दबाव रखो आप इन पे, ठीक है, किसी भी तरीके के दबाव बनाने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी ये लोग सुधरेंगे नहीं, ठीक है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है कि तमाम दबाव पर समझाइशों के बावजूद भी अपना परमाणु कार्यक्रम लागू रखने के कारण, ठीक है। मतलब अब आप किम जोंग को देख लीजिए, ठीक है, कभी भी अपने हथियारों का वो परीक्षण कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए जो इनको जो है खतरा माना गया इन तीनों देशों को, ठीक है, अमेरिका के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश में प्राकृतिक गैस का विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व, कोयले का द्वितीय सबसे बड़ा रिजर्व और तेल का जो 8वां सबसे बड़ा रिजर्व है, तो ये रशिया है, ठीक है। रशिया में मतलब जो प्राकृतिक गैसों में जो है रशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रिजर्वियर है, ठीक है। जहाँ पर कोयले को लेकर ये जो विश्व में द्वितीय बड़ा रिजर्वर है, और तेल का जो है विश्व का ये 8वां सबसे बड़ा रिजर्वर है, ठीक है। तो ये रशिया है। रूस में दुनिया के सबसे बड़े भंडार है ऑब्वियसली, ठीक है। और दुनिया के कुल कोयले का लगभग 15% हिस्सा जो कहाँ पे पाया जाता है, रूस में पाया जाता है। कोयला रिजर्वर के मामले में अमेरिका सबसे टॉप पर है, और भारत जो है सबसे टॉप में 5th नंबर पर है, ठीक है। और हमने देखा कि दूसरे नंबर पर जो रशिया है, तो फर्स्ट पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया और तीसरे पे भारत है। तो रूस तेल उत्पादन में दुनिया के 8वें स्थान पर, लेकिन उत्पादन के मामले में शीर्ष स्थान, मीन्स वहाँ पे जो प्रोडक्शन के मामले में जो वो टॉप पर है, ठीक है, लेकिन कितना वहाँ पे भाग पाया जाता है तेल का, ये 8वें स्थान पर है दुनिया के, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, कि किस कंट्री में जो है सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं या किस में सबसे कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच करने के लिए आया था, जिसमें बुक्स और राइटर्स के नाम है, ठीक है। तो आपको मैच करना था कि कौन सी बुक जो है किस राइटर की है, ठीक है। द 100 हॉरिजन द इंडियन ओशन इन द एज ऑफ ग्लोबल एम्पायर, ये सुगातो बोस की बुक है, 2009 की बुक है, द 100 हॉरिजन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बुक है वो है ग्लोबल स्विंग स्टेट में जो है ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, ठीक है। ये पूरी बुक का नाम है ग्लोबल स्विंग स्टेट, जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। ये बुक जो है 2012 की बुक है, जिसमें डेविड क्लीमन एंड रिचर्ड फोर्टेन ने ये बुक लिखी हुई है, ठीक है। जो थर्ड बुक थी मैच करने के लिए वो है वॉर इन द इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन में वॉर, ठीक है। ये बुक जो है वाइस एडमिरल मिहिर कुमार की बुक है, 1995 में ये बुक लिखी गई है, वॉर इन इंडियन ओशन। नेक्स्ट जो फोर्थ बुक है वो है समुद्र मंथन, सीनो इंडियन राइवलरी इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो ये बुक जो है सी राजा मोहन की बुक है, जो 2012 में लिखी गई बुक है। तो ये सारी बुक्स जो है एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कंटेनमेंट की पॉलिसीज़ जो है, ठीक है, कंटेनमेंट इससे जो है लगातार दूसरे साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। कंटेनमेंट या इसको आप परिरोधन भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसकी नीति जो कि सिद्धांत से संबंधित है, मतलब कौन सा सिद्धांत दिया गया था जिसके अंतर्गत कंटेनमेंट की पॉलिसी को जो है अपनाया गया था, तो ये था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ठीक है। ट्रूमैन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, जो कि 33वें राष्ट्रपति थे, हेनरी ट्रूमैन, ठीक है, अमेरिका के। 12 मार्च 1947 को अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन, इन्होंने जो कहीं ना कहीं ग्रीस व तुर्की को जो सैन्य व आर्थिक सहायता देने की यहाँ पे बात की है, ठीक है।
हर उस देश को सैन्य व आर्थिक सहायता देगा जो यूएसएसआर में नहीं मिलना चाहता। अर्थात जो कंटेनमेंट की पॉलिसी थी, अल्टीमेट एम जो है इसमें यूएसए का यही था कि हर उस देश को आर्थिक सहायता देना जो कहीं ना कहीं यूएसएसआर में जो नहीं मिलना चाहता, जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो एक शीत युद्ध चला हुआ था, ठीक है, जब जो है द्विध्रुवीय व्यवस्था आई, आपका जो टू पोलर सिस्टम, जिसमें दुनिया के तमाम देश जो है दो ध्रुवों में बंटने लग पड़े थे, यूएसए और यूएसएसआर में, ठीक है, आइडियोलॉजी के बेस पे। तो जो देश जो यूएसएसआर में नहीं मिलना चाहते थे, अमेरिका जो है उन देशों को अपने आप में मिलाना चाहता था, उनको सैन्य व आर्थिक सहायता देकर, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेट जो पर्पस था वो था कहीं ना कहीं यूएसएसआर की जो एक वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रहा था, ठीक है, यूएसएसआर का जो कम्युनिज्म की जो एक विचारधारा जो फैल रही थी विश्व भर में, उसको रोकना था, ठीक है, उसको प्रिवेंट करना था। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के माध्यम से जो है ये पॉलिसी अपनाई गई, कंटेनमेंट की पॉलिसी, जिसमें दो पर्पस थे, जिसमें एक तो आप उन देशों को सैन्य व आर्थिक सहायता देंगे जो यूएसएसआर में नहीं मिलना चाहते, और दूसरा कि आप यूएसएसआर की जो बढ़ती हुई जो विचारधारा है उसको आप रोको, ठीक है। तो इस तरह से यूएसए ने जो है तुर्की और ग्रीस के देशों के लिए भी सहायता की बात की यहाँ पे, और हर उस देश के लिए जो यूएसएसआर में नहीं मिलना चाहता। तो दैट वाज कंटेनमेंट पॉलिसी, जो कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन पर आधारित। रीजन और असर्शन से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, अभिकथन और कारण। तो अभिकथन है, शीत युद्ध का उत्तरोत्तर काल एक ध्रुवीय व्यवस्था में बहुध्रुवीय पल है। मतलब जो आपका कोल्ड वॉर है, ठीक है, उसको खत्म होने के बाद का जो एरा है वो कैसा है, ठीक है, शीत युद्ध का उत्तरोत्तर मीन्स आफ्टर द कोल्ड वॉर, ठीक है, आफ्टर द कोल्ड वॉर जो एक एरा था, जो काल था, वो एक ध्रुवीय विश्व में बहुध्रुवीय पल है। मतलब एक यूनिपोलर वर्ल्ड है जिसमें बहुपोलर जो है कहीं ना कहीं एक सिचुएशंस है, ठीक है। तो ये बात कही गई है असर्शन में, क्या ये सही है या गलत, ये आपको तय करना था। रीज़न क्या है, अमेरिका विश्व का उत्कृष्ट अभिनेता बना हुआ है, परंतु वित्तीय रूप से ऋण में है, ठीक है, सैन्यकरण भी वितरित हुआ है, घरेलू काम से विभाजित और अंतर्राष्ट्रीय रूप से अप्रिय बना हुआ है। तो देखिए इसमें जो राइट इसका आंसर है वो स्टेट वन, जो स्टेटमेंट आर है वो ट्रू है, लेकिन जो ए है फर्स्ट है असर्शन ये गलत है, क्योंकि शीत युद्ध के उत्तरोत्तर काल मतलब आफ्टर द वर्ल्ड कोल्ड वॉर, ठीक है, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूनिपोलर सिस्टम आया था जिसमें अमेरिका ही सुपर पावर के तौर पर उभर कर सामने आया था, ठीक है। तो दूसरी बात जो रीज़न है ये बिल्कुल सही है कि अमेरिका विश्व का उत्कृष्ट अभिनेता बना हुआ है, ठीक है, राइट, परंतु वित्तीय रूप से ऋण में है, सैन्यकरण भी विस्तृत हुआ है, घरेलू रूप से विभाजित और अंतर्राष्ट्रीय रूप से अप्रिय बना हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है देखिए आपकी जो आर स्टेटमेंट है रीज़न ये सही है, लेकिन असर्शन जो है गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण समझौतों को आरोही क्रम में हमने कालानुक्रम लिखना है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से समझौते हुए हैं जो शस्त्र को नियंत्रण करने के लिए या डिसआर्मामेंट से रिलेटेड है, ठीक है, उनको हमने काल के अनुसार जो हमने लिखना है अलग अलग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है दी ट्रीटी ऑन ओपन स्काई हुई है 1992 में, ठीक है, ये 1992 में, हस्ताक्षर 2002 में ये प्रभाव में आई है, ठीक है, ट्रीटी ऑन ओपन स्काई, ठीक है। तो ये नाटो देशों के बीच में हथियार विहीन आकाशीय निगरानी का एक समझौता है, ठीक है, किसके बीच में हुआ है, जो भी नाटो के जो देश हैं, ठीक है, नाटो जो संगठन है, सैन्य संगठन है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो देश हैं उनके बीच ये ट्रीटी हुई है, द ट्रीटी ऑन ओपन स्काई, ठीक है, जिसमें क्या था कि आकाशीय निगरानी का समझौता है ये, ठीक है। इसके तहत सदस्य देश एक दूसरे की सैन्य गतिविधियों को हवाई निरीक्षण की अनुमति देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो 1992 में हस्ताक्षर इस पे किए गए और 2002 में ये प्रभाव में आई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी ट्रीटी थी। नेक्स्ट जो है वो है केमिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है, 1993 में हुई थी। इसका पूरा जो नाम है वो है कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पिलिंग एंड यूज़ ऑफ केमिकल वेपन एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसका जो शॉर्ट नेम है वो केमिकल वेपन कन्वेंशन जो 1993 की है, ठीक है। इसको ये कब एंटर हुई, 1997 में, मीन्स 1993 में 1993 में कन्वेंशन आई और 1997 में ये इन्फोर्स हुई, ठीक है। तो जो थर्ड है वो है ओटावा लैंडमाइन कन्वेंशन जो आई कब 1997 में आई, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, दुनिया को बारूदी सुरंगों से मुक्त कराना था, ठीक है, दुनिया को बारूदी सुरंगों से मुक्त कराना था। ओटावा लैंडमाइन कन्वेंशन जो 1997 में आई थी इसका, ठीक है। और 133 इसके जो है सिग्नेटरी थे, मीन्स 133 देशों ने इस पर जो साइन किए थे, ठीक है। 1/3/1999 मतलब
1 मार्च 1999 को ये इफेक्ट में आई है, ठीक है, ये वाली जो ट्रीटी है। उसके बाद SORT की बात करते हैं। SORT मीन्स स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। ये जो है यूएसए और रशिया के बीच में साइन की गई है 24 मई 2002 को, और 1 जून 2003 को ये इन्फोर्समेंट में आई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ थी जो कहीं ना कहीं डिसआर्मामेंट से रिलेटेड ट्रीटीज़ थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस वाइज ये लिखी हुई थी, पूछी गई थी, ठीक है। तो आपने सारी ये याद रखनी है, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी जो भी ट्रीटीज़ हैं, देखिए, जो निशस्त्रीकरण से संबंधित है, ठीक है, आप उनको सीक्वेंस वाइज पूरा आप लिस्ट बना लीजिए और उनको ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एक कोटेशन दी हुई है, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता मौसम के समान है, प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में बात तो करता है परंतु कुछ ही उसे समझते हैं, ठीक है। तो ये जोसेफ नाई की ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, जिसमें ये बात की गई कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें, जो अथॉरिटी है, ठीक है, किस तरह से वो एक मौसम के समान है वो, ठीक है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में बात तो करता है परंतु कुछ ही उसे समझते हैं। जोसेफ नाई ने ये कहा है, और उनकी बुक है, देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंट्रोडक्शन टू थियरी एंड हिस्ट्री, 2008 में इनकी बुक है। एंड पावर इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑल्सो लाइक द वेदर, एवरीवन टॉक्स अबाउट इट बट फ्यू अंडरस्टैंड इट। इंग्लिश में है, ठीक है, यही वाली कोटेशन है। अगर आपको मान लीजिए जो भी इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक द वेदर, किसकी तरह, ये वेदर की तरह है। एवरीवन टॉक्स अबाउट इट बट फ्यू अंडरस्टैंड इट। तो जोसेफ नाई, इनकी बुक है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंट्रोडक्शन टू द थियरी एंड हिस्ट्री। तो ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजन और असर्शन से पूछा गया है। असर्शन है अभिकथन कि शासन प्रणाली जो रिजीम होती है वो क्या करती है, वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता को निरूपित करती है, ठीक है। रिजीम रिप्रेजेंट्स, उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। रीजन वैमनस्य उपशमन की शुरुआत यूएसए के हेजमोनिक परिस्थिति के क्षय होने तथा पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता ने सामाजिक वैज्ञानिकों का संवेदीकरण किया है, ठीक है। देखिए, बोथ आर ट्रू बट आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, ठीक है, लेकिन जो आर है रीज़न वो एक ही सही व्याख्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंट है और ये किसी और चीज़ के बारे में बात करें, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अंतर संबंधित नहीं है। हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों जो है अलग अलग है। तो बोथ आर ट्रू बट आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार रिपीट हुआ है दूसरे साल भी, ठीक है। देखिए किस तरीके से पूछा गया था। पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि आप जो है जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है, ठीक है, आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, मतलब ये क्या मॉडर्न अप्रोच है या ट्रेडिशनल है, ठीक है, उस वे से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इस बार क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि आप लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को किस उदार चिंतक से संबंधित जो है करेंगे, ठीक है। मतलब इसका जो जिसने लोकतांत्रिक सिद्धांत दिया, ठीक है, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत दिया है, वो किसने दिया है, इनका पूछने का मतलब सीधा सा यही है। तो माइकल डॉयल, ठीक है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी किसने दी है, माइकल डॉयल। कई बार मैच करने के लिए भी इस तरीके से आ जाता है, कई बार सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके मेन जो एक्सपोनेंट है वो कौन है, ठीक है। तो माइकल डॉयल इसके मेन एक्सपोनेंट है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के, और जिसमें ये माना जाता है कि डेमोक्रेसीज आर हेजिटेंट टू इंगेज इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जो डेमोक्रेसीज है वो जो है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में इंगेज नहीं होती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो कूटनीतिक हल निकाला जाता है, जहाँ भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ भी आपकी जो लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ हैं, वहाँ पर जो किसी भी तरीके के विवाद नहीं देखने को मिलते हैं। अगर विवाद हैं भी तो उनका एक कूटनीतिक समाधान निकाला जाता है, ना कि युद्ध और वॉर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी नहीं होता डेमोक्रेसीज के बीच में। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये क्लेम करती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें रीजन ऑफ फेलियर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के फेल होने के क्या कारण थे वहाँ पे, ठीक है, और स्टेट्स दिए गए कि कौन सा स्टेट जो है किस वजह से फेल हुआ है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन सा रीज़न जो है किस देश में जो है फेलियर होने का मेन कारण बना है, ठीक है। तो देखिए ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, जनजातीय संघर्ष, ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, सोमालिया में देखने को मिलता है। और सोमालिया स्टेट के फेलियर का कारण है वहाँ का जनजातीय संघर्ष, जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। उसके बाद लाइबेरिया की बात करें तो लाइबेरिया में जो है कहीं ना कहीं कौन सा इशू है, वो गैर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अंतहीन हिंसा, मतलब ऐसी हिंसा जो जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, ऐसी हिंसा की गई है, क्यों, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। कहाँ पे, लाइबेरिया में। तो लाइबेरिया स्टेट क्यों फेल है, क्योंकि वहाँ पे गैर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जो है हिंसा का सहारा लिया गया, ठीक है।
और नृजातीय जनसंहार, एथनिक जेनोसाइड, ठीक है, ये रबाड़ा में हुआ। ठीक है, रबाड़ा जो स्टेट है उसके फेलियर का कारण है वहाँ का नृजातीय जनसंहार, एथनिक जेनोसाइड। एंड कोंगो, कोंगो स्टेट का जो फेलियर का मेन रीज़न है वो है वहाँ का ट्रांसनेशनल वॉर, पार राष्ट्रीय युद्ध। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है ये सारे मुद्दे। तो जो पहला है वो है सोमालिया का जनजातीय संघर्ष। ठीक है, सोमालिया स्टेट की जो फेलियर का रीज़न हमने बताया कि जनजातीय संघर्ष था, जिसमें क्या होता है कि 1980s में सोमालिया की सरकार के खिलाफ एक सैन्य आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, 1988 से 90 के दौरान सोमालिया की सेना अलग अलग विद्रोही ताकतों में मिल जाती है। ठीक है, देश के अलग अलग हिस्सों में सत्ता के अलग अलग सशस्त्र विद्रोह पनपने लगते हैं। ये विद्रोही ताकतें अगर हम ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो वहाँ पे सोमाली सैल्वेशन डेमोक्रेटिक फ्रंट, उत्तर पश्चिम में बात करें तो सोमाली नेशनल मूवमेंट, और दक्षिण में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड सोमाली कांग्रेस। इन्होंने जो है सत्ता का सशस्त्र विद्रोह किया। ठीक है, और सत्ता के खिलाफ छिड़ा। इन सब का ये जो विद्रोह था वो कहीं ना कहीं जनजातीय संघर्ष में तब्दील हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो जनजातीय संघर्ष था यही सोमालिया के फेलियर का मेन रीज़न बना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। नेक्स्ट है गैर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अंतहीन हिंसा का होना, जो कहाँ पे देखने को मिलती है, लाइबेरिया में। तो लाइबेरिया स्टेट के फेलियर का मेन रीज़न ही वहाँ पे गैर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अंतहीन हिंसा का होना था। ठीक है, तो 1980s में लाइबेरिया के राष्ट्रपति टोलबर्ट की हत्या हो जाने के बाद क्या होता है, लाइबेरिया में अमेरिकी प्रभाव बिल्कुल मंद पड़ गया या कम हो गया। ठीक है, तो हिंसावादी संगठन उसके बाद सत्ता में आगे कौन कौन से थे, वो थे प्रोग्रेसिव अलायंस ऑफ लाइबेरिया, और दूसरा था मूवमेंट फॉर जस्टिस इन अफ्रीका। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव अलायंस ऑफ लाइबेरिया का जो बाद में नाम बदलकर पीपीपी, प्रोग्रेसिव पीपल पार्टी भी रख दिया था। क्यों? ताकि उनके राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो 1989 में लाइबेरिया में कई दलों में जो भ्रष्टाचार के कारणों से जो है कहीं ना कहीं एक टकराव होने लगा था। ठीक है, और 1993 में ये स्थिति जो है गृह युद्ध में बदल गई। ठीक है, इसी तरीके से ये सारी जो है रीज़न जो है वो लाइबेरिया स्टेट के फेलियर का मेन कारण बना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है एथनिक जेनोसाइड, जो नृजातीय जनसंहार हुआ था जिसकी वजह से जो कौन सा स्टेट फेल माना गया, रवांडा। ठीक है, मींस रवांडा में जो है नृजातीय जनसंहार हुआ जिसकी वजह से रवांडा को जो एक फेलियर स्टेट का जो नाम दिया गया। ठीक है, रवांडा नरसंहार ये जो है तुत्सी और हुतू समुदाय के लोगों के बीच हुआ था। ठीक है, दो समुदाय थे वहाँ पे, एक तुत्सी और एक हुतू। इन दोनों के बीच में जो है कहीं ना कहीं एक संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, एक नरसंहार देखने को मिलता है। क्या होता है कि 6 अप्रैल 1994 को क्या हुआ, हवाई जहाज़ पर रवांडा के राष्ट्रपति हैबियारिमाना और बरूंडिया के राष्ट्रपति सिप्रेन की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, जिसके बाद ये नरसंहार चला, जो कब तक चला, लगभग 100 दिन तक चलता है, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए। ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों को इसमें मार दिया गया था 100 दिन के अंदर ही। ठीक है, और राष्ट्रपति जो एक रवांडा का राष्ट्रपति हैबियारिमाना और बरूंडिया के राष्ट्रपति सिप्रेन की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो सरकार का यहाँ पे मुख्य मकसद क्या था इस नरसंहार के पीछे, कि जो तुत्सी आबादी थी इसका सफाया करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नृजातीय जनसंहार हुआ था रवांडा में, उसकी वजह से रवांडा स्टेट भी फेल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट था हमारा जो ट्रांसनेशनल वॉर था। ठीक है, ट्रांसनेशनल वॉर कहाँ पे देखने को मिलता है, ये कोंगो में देखने को मिलता है। ट्रांसनेशनल, ठीक है, मीन्स नेशन के बाहर। ठीक है, ट्रांसनेशनल का मतलब क्या होता है कि बियॉन्ड नेशन। ठीक है, ट्रांसनेशनल वॉर जो है पार राष्ट्रीय युद्ध कहाँ पे देखने को मिला, हमें कोंगो में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से कोंगो स्टेट को जो फेलियर कहा गया। ठीक है, तो अफ्रीकी देश कोंगो में, कोंगो कौन सा देश है, ये अफ्रीका में पड़ता। ठीक है, कोंगो में जो है सैन्य व खनन क्षेत्रों के मुद्दों पर अक्सर युद्ध होता रहा। ठीक है, कोंगो में क्या होता है कि बहुतायत में सोने जैसी कीमती धातु मिलती रहती है, जिसकी वजह से ये कई देशों में हमेशा विवादों में रहा है। ठीक है, तो ये मुख्य कोंगो के फेलियर का मेन रीज़न है वहाँ का जो ट्रांसनेशनल वॉर है। ठीक है, तो देखिए मेन सारा यही था इस क्वेश्चन में और इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में, दिसंबर 2013 के पेपर 3 में। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे, एक रिवीजन भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट हो जाते हैं, मैच करने के लिए पूछे जाते हैं। या आप, मैं एक बात समझूंगा कि आप अगर 2012 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो आप ये समझें कि आपके नेट की एग्ज़ाम की लगभग 40% आपकी तैयारियां उसी से हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को हल्के में ना लें और प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आप उनको एक बार ज़रूर देखिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद।